मेहताजी को अपने हुस्न के जाल में ऐसा फांसा कि वो चाहकर भी उससे निकल न सके। इस गलती का एहसास उन्हें तब हुआ जब डिम्पल और उसके गैंग के सदस्यों ने उनसे करीब 60 लाख रुपए ऐंठ लिए। ये शातिर गैंग डिम्पल के सहारे मोटी आसामी को इस तरह फांसता था कि गुजरात के जिला ऊंझा की गंज बाजार की एक कंपनी में मेहता मुनीम की नौकरी करने वाले मेहताजी आकर अभी गद्दी पर बैठे ही थे कि उनके फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाकर स्क्रीन देखी तो पता चला फोन किसी अनजान का है, क्योंकि स्क्रीन पर नाम के बजाय नंबर आ रहा था। किसी व्यापारी का नया नंबर होगा, ये सोचकर मेहताजी ने फोन उठा लिया। उन्होंने फोन उठाकर जैसे ही हेलो कहा, दूसरी ओर से शहद में घुली आवाज आई, हेलो मेहताजी, मैं डिम्पल बोल रही हूँ। हैरान होकर मेहताजी ने पूछा, कौन डिम्पल? मैं तो किसी डिम्पल को नहीं जानता। नहीं जानते तो अब जान जाएंगे। मैं तो आपको खूब अच्छी तरह जानती हूँ मेहताजी। दूसरी ओर से फिर उसी खनकती आवाज में कहा गया, आप भले मुझे जानती हैं, पर मैं तो आपको बिल्कुल नहीं जानता। खैर छोड़ो ये सब, यह बताइए कि आपने फोन क्यों किया है? मेहताजी ने पूछा। दोस्ती करने के लिए, डिम्पल ने कहा। दोस्ती? आप मुझसे क्यों दोस्ती करना चाहती हैं? मेहताजी ने हैरानी से पूछा। जरूर, पर एक लड़की द्वारा दोस्ती करने की बात सुनकर उनके मन में लड्डू फूटने लगे थे। एक लड़की ने खुद ही दोस्ती का ऑफर जो किया था, लेकिन उसी समय ऑफिस में कस्टम आ गए तो उन्होंने कहा, ऐसा है डिम्पल जी, अब ऑफिस में लोग आ गए हैं, इसलिए इस तरह की बातें नहीं हो सकती। दोपहर को लंच टाइम में मैं आपको फोन करता हूं। कितने बजे होता है आपका लंच? डिम्पल ने पूछा। 1 बजे। तब तक मुझे इंतजार करना होगा? इतनी देर तक कैसे इंतजार करूंगी मैं? वह बोली, जैसे अब तक किया है। आज से पहले जिस तरह आपका काम चल रहा था उसी तरह चलाइए, मेहता ने कहा। मेहताजी, तब की बात और थी। तब आपसे दोस्ती कहाँ हुई थी? अब दोस्ती हो गई है तो इंतजार करना बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसा है, अब काम करने दो। दोपहर को 1 बजे मैं फोन करता हूं। बाय। बाय करने का मन तो नहीं कर रहा है, पर आपको काम करना है ना, इसलिए बेमन से बाय कह रही हूं, डिम्पल बोली। डिम्पल ने जैसे ही बाय कहा, मेहताजी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और डिम्पल का नंबर अपने फोन में सेव कर लिया। मेहताजी की भी मजबूरी थी, इसलिए न चाहते हुए उन्होंने फोन तो काट दिया था, पर उनका मन यही कर रहा था कि वो काम छोड़कर बाहर निकल जाएं और डिम्पल को फोन लगाकर आराम से बैठ जाएं और खूब बातें करें। दूसरी ओर वो ये भी सोच रहे थे कि ये डिम्पल कौन है, उन्हें कैसे जानती है, उनसे क्यों दोस्ती करना चाहती है, ये सब उनकी समझ में नहीं आ रहा था। इसी सोच में डूबे होने की वजह से उस दिन काम में उनका मन नहीं लग रहा था। उनका पैसों के हिसाब किताब का काम था, अगर कुछ गड़बड़ होती तो उनकी साख खराब हो सकती थी। बहरहाल किसी तरह उन्होंने दोपहर तक का समय बिताया। लंच होते ही लंच बॉक्स खोलने के साथ ही उन्होंने डिम्पल को फोन लगा दिया। दूसरी ओर डिम्पल जैसे उन्हीं के फोन का इंतजार ही कर रही थी, क्योंकि मेहताजी का फोन लगते ही दूसरी ओर से फोन रिसीव कर लिया गया था। मायावी प्यार में फंस गए मेहताजी। फोन रिसीव होते ही मेहताजी के कानों में घुंघरू जैसी खनकती आवाज आई, हेलो मेहताजी, कैसे हैं आप? लगता है आप भी मेरी तरह मुझसे बात करने के लिए बेचैन थे, इसीलिए लंच होते ही लगता है टिफिन भी नहीं खोला और फोन लगा दिया। सही कह रही हो डिम्पल जी, अभी लंच बॉक्स नहीं खोला है, सोचा कि फोन लगा लूं, आपसे बात भी होती रहेगी और लंच भी होता रहेगा। आपसे बात करते हुए लंच करने में आज कुछ ही ज्यादा मजा आएगा, शायद खाने का स्वाद भी बढ़ जाएगा, मेहताजी ने मक्खन लगाते हुए कहा। मेहताजी कुछ और कहते, डिम्पल बीच में ही बोल पड़ी, अब बस कीजिए मेहताजी, इतना ज्यादा भी मत चढ़ा दीजिए कि नीचे ना आ पाऊं। एक बात और, आप ये जो बार बार आप और डिम्पल जी कह रहे हैं, दोस्ती में ये अच्छा नहीं लगता। जो प्यार और अपनापन तुम कहने और नाम लेने में झलकता है, वो आप और डिम्पल जी में बिल्कुल नहीं, इसलिए अब मैं भी तुम्हें आप नहीं तुम कहूंगी। ठीक कहा ना? डिम्पल बोली। ठीक है, मैं वही कहूंगा जो तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं तुमसे बात करके ही खुश थी, लेकिन अब लगा कि तुम प्यार भी करने लगे हो। अब तो मेरी खुशी की कोई सीमा ही नहीं है, इसलिए अब तो तुमसे मिलने का मन हो रहा है, डिम्पल ने हंसते हुए कहा। मिलोगे मुझसे? क्यों नहीं, तुम मिलना चाहोगी तो मैं जरूर मिलूंगा। अरे हाँ, तुमने अभी तक अपनी कोई फोटो तो भेजी नहीं, जरा देखूं तो मेरी दोस्त कितनी खूबसूरत है। मेहताजी, मैं अब केवल तुम्हारी दोस्त ही नहीं रही, बात आगे बढ़ गई है। तुम्हारे दिल का तो पता नहीं, पर मेरे दिल में तो अब कुछ कुछ होने लगा है, डिम्पल ने कहा। मैं अपना फोटो भेज रही हूँ, और हाँ, मेरा फोटो देखते हुए अपना दिल थामे रखना, क्योंकि धड़कन तो बढ़ेगी ही, पर कहीं इतनी न बढ़ जाए कि। मेहताजी को लगा कि डिम्पल ये बात कहते हुए मुस्करा रही थी। फोटो भेजने की बात सुनकर ही मेहताजी की धड़कनें बढ़ गई थीं। बात करते हुए ही उन्होंने व्हाट्सएप खोलकर देखा तो डिम्पल का फोटो आया हुआ था। मेहताजी ने झट से फोटो डाउनलोड किया। फोटो देखकर वो उसे देखते ही रह गए।
डिम्पल की खूबसूरती में वो इस तरह खो गए कि उन्हें ख्याल ही नहीं रहा कि वो इतनी खूबसूरत लड़की से बात कर रहे हैं। दूसरी ओर से डिम्पल चिल्लाई, अरे कहाँ चले गए तुम? तब मेहता जी को ख्याल आया। उन्होंने कहा, अरे भाई, मैं तुम्हारा फोटो देख रहा था। सचमुच तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुम्हें देखकर भूल ही गया कि तुमसे बात भी कर रहा हूं। तुम मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो। मैं इतनी खूबसूरत तो नहीं हूं कि तुम बात करना ही भूल गए। डिम्पल ने कहा, कोई खुद को सुंदर थोड़े ही कहता है, सुंदर तो वही कहेगा जिसे लगेगा। तुम सुंदर लग रही हो इसलिए मैं कह रहा हूं। मन करता है कि बस तुम्हें ही देखता रहूं। फोटो देखने से क्या होगा? अब तो तुमसे मिलने का मन हो रहा है। मेहता जी ने कहा, मैंने भी अपनी फोटो भेज दी है। तो आ जाओ। मैंने कहाँ मना किया है। रही बात आपके फोटो की, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको जानती हूं। खैर, उसे छोड़ो। तुम ये बताओ कि तुमसे मिलने के लिए कहाँ आना होगा? मेहता जी ने पूछा। ऐसा करो, तुम एठोर चौराहे पर आकर फोन करो, मैं तुम्हें वहीं मिल जाऊंगी। डिम्पल ने कहा, अभी तो मैं ऑफिस में हूं, शाम 6 बजे के बाद ही आ सकता हूं। मेहता जी ने कहा, कोई बात नहीं, शाम 6 बजे के बाद ही आना। मैं कहीं जा थोड़े ही रही हूं, पर अब मैं भी आपसे मिलने के लिए बेकरार हूं। आपकी बातों ने मुझे बेचैन कर दिया है, डिम्पल ने थोड़ा नशीले अंदाज में कहा। अब तक लंच टाइम खत्म हो चुका था, इसलिए मेहता जी को ना चाहते हुए भी फोन काटना पड़ा। मेहता जी का वो पूरा दिन डिम्पल के ख्यालों में ही बीता। वो बस यही सोचते रहे कि डिम्पल से मिलकर क्या बातें करेंगे, क्या कहेंगे। संयोग देखो, उन्होंने शाम को डिम्पल से मिलने का वादा कर लिया था, पर वो उस शाम डिम्पल से मिलने जा नहीं पाए। हुआ यह कि उनकी कंपनी के डायरेक्टर ने उन्हें किसी व्यापारी को पैसे देने के लिए भेज दिया था। बड़े दुखी मन से उन्होंने डिम्पल से माफी मांग ली थी। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। वो डिम्पल को लेकर तरह तरह की बातें सोचते रहे कि मिलेंगे तो क्या बातें करेंगे, वह उनसे क्या कहेगी। देर रात नींद आई तो उसने सपने में भी उसे ही देखा। सपने में वो उनसे कह रही थी, अब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मेहता जी अभी कुंवारे ही थे। डिम्पल पहली लड़की थी जो उनके जीवन में आई थी। इसके पहले किसी लड़की से इस तरह की बातें करने की कौन कहे, उनकी दोस्ती तक नहीं हुई थी। इसीलिए तो उसकी रसीली बातों ने उन्हें पागल कर दिया था। जब भी उन्हें मौका मिलता, वो फोन में आई डिम्पल की फोटो देख लेते थे। वो उससे मिलने के लिए बेचैन थे। सुबह वो उससे मिल नहीं सकते थे, क्योंकि सुबह मिलने से डिम्पल ने मना कर दिया था। उसने कहा था कि 11 बजे से पहले वो घर से नहीं निकल पाएगी, जबकि 9:30 बजे मेहता जी को ऑफिस पहुंचना होता था। वो छुट्टी भी नहीं ले सकते थे। उस दिन ऑफिस में डायरेक्टर से उनकी जरूरी मीटिंग थी। आखिर मन मारकर वो ऑफिस पहुंच गए। उस दिन जरूरी काम की बात कहकर वो घर से आधा घंटा पहले निकल गए थे। ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने डिम्पल को फोन मिला दिया। बातचीत शुरू हुई तो मेहता जी ने कहा, आज लंच टाइम से मैं छुट्टी ले लूंगा, तुम 2 बजे मिलने के लिए तैयार रहना। ऑफिस से निकलते ही मैं तुम्हें फोन करूंगा। डिम्पल तो उनसे मिलने के लिए तैयार ही थी। उसने हामी भर दी। ऑफिस से निकलकर मेहता जी ने फोन किया तो डिम्पल एठोर चौराहे पर आकर खड़ी हो गई। दोनों ने एक दूसरे के फोटो देखे ही थे, इसलिए एक दूसरे को पहचानने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई। मेहता जी ने डिम्पल को देखा तो देखते ही रह गए। इस समय वो फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जवानी में तो वैसे भी हर लड़की खूबसूरत लगती है, जबकि डिम्पल तो वैसे भी खूबसूरत थी। मेहता जी खूबसूरत डिम्पल को पाकर निहाल हो गए थे। कुछ पल तक वह उसे निहारते रहे। चौराहे पर खड़े होकर किसी लड़की से बात करना ठीक नहीं था, इसलिए मेहता जी ने डिम्पल से कहीं एकांत में चलने को कहा तो डिम्पल बोली, कहीं ऐसी जगह ले चलो जहां तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई ना हो। मेहता जी ने सोचा था कि डिम्पल किसी रेस्टोरेंट में चलकर फैमिली बॉक्स में बैठने की बात कहेगी, पर जब उसने कहीं ऐसी जगह चलने की बात कही कि जहां उन दोनों के अलावा कोई और न हो, तो वो असमंजस में पड़ गए। वह इस तरह की जगह के बारे में सोचने लगे। काफी सोचने विचारने के बावजूद कोई ऐसी एकांत जगह उनकी नजर में नहीं आई जहां उसे लेकर जाते, क्योंकि वो समझ गए थे कि डिम्पल इस तरह की जगह पर चलने के लिए क्यों कह रही है। पहली मुलाकात में ही हो गईं हसरतें पूरी। आखिर वो उसे लेकर अपने एक दोस्त के ऑफिस पहुंच गए। तब डिम्पल खींचकर बोली, तुम्हें यही एकांत जगह मिली थी, ऑफिस में क्या होगा? मेहता जी सोच में पड़ गए। जब कुछ देर तक वो कुछ नहीं बोले तो डिम्पल ने कहा, क्या सोच रहे हो? तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है क्या जहां मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई ना हो? थोड़ा सकुचाते हुए मेहता जी ने कहा, हाँ, मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं है। कहो तो किसी होटल में कमरा ले लेते हैं, पर इस तरह किसी होटल में जाएंगे तो होटल वाला भी हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचेगा।
डिम्पल की सुंदरता और उसकी बातों में वो कुछ इस तरह खो चुके थे कि ये भी नहीं सोच पा रहे थे कि डिम्पल आखिर उस पर इतना क्यों मेहरबान है कि पहली ही मुलाकात में वो उसे ऐसी जगह ले जा रही है जहां उन दोनों के अलावा और कोई ना हो। डिम्पल के साथ ऐसी जगह जाकर क्या होगा, वो इससे भी अनजान नहीं थे। लेकिन जब आदमी की मति मारी जाती है तो वो अपना भला बुरा नहीं सोच पाता। यही हुआ मेहता जी के साथ। वह भी अपना भला बुरा नहीं सोच पाए। रास्ते में एक रेस्टोरेंट से खाने पीने का अच्छा खासा सामान बंधवाकर वो डिम्पल के साथ उसकी सहेली के घर पहुंचे तो घर पर ताला लगा था। ताला खोलकर दोनों अंदर पहुंचे तो घर एकदम साफ सुथरा था। कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये घर कई दिनों से बंद था। पर मेहताजी ने इस बात पर भी ध्यान ही नहीं दिया। लगाने लगा कि इस आदमी ने उसकी पति अन्य पुरुष से संबंध हैं। डिम्पल भी रोने लगी कि अब वो कहाँ जाएगी। वह मेहताजी से कहने लगी कि अगर उसका पति उसे नहीं रख रहा है तो वो उसे अपने साथ रखें। मेहताजी तो डिम्पल के साथ सिर्फ मौजमजा करना चाहते थे। उन्होंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि मौजमजा के चक्कर में बात यहां तक पहुंच जाएगी। डिम्पल अब उनके गले की हड्डी बन गई थी। वह डिम्पल के चक्कर में बुरी तरह फंस चुके थे। डिम्पल उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि अब वो कहाँ जाएगी। मेहताजी के चक्कर में उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, जबकि मेहताजी से उसने खुद को कुंवारी बताकर मौजमजे के लिए संबंध बनाने की बात कही थी। लेकिन अब पता चला कि वह शादीशुदा है। मेहताजी डिम्पल और उसके पति के झगड़े का तमाशा देखने के लिए वहां तमाम लोग इकट्ठा हो गए थे। सभी की सहानुभूति डिम्पल के कथित पति और डिम्पल के प्रति थी। सभी सारा दोष मेहताजी पर मढ़ रहे थे। वहां इकट्ठा लोग भी यही कर रहे थे कि जब डिम्पल का पति उसे रखने को तैयार नहीं है तो मेहताजी को उसे अपने साथ ले जाना होगा। शोर शराबा सुनकर वहीं पास ही रहने वाले एनसीपी के नेता नटवर भाई उर्फ नटूभाई ठाकुर भी अपने शागिर्दों के साथ वहां आ गए थे। पूरी बात सुनने के बाद पहले तो उन्होंने डिम्पल के कथित पति से बात की, उसके बाद डिम्पल से बात की। मेहताजी को धमकाया जाने लगा। फिर उन्होंने मेहताजी को एक किनारे बुलाकर कहा, मेहताजी, अब आपको डिम्पल से शादी करनी होगी। अगर शादी नहीं करोगे तो वो तुम्हारे ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज करा देगी। उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा शायद ये बताने की जरूरत नहीं है। और अगर उससे छुटकारा पाना चाहते हो तो एक काम करो, उसे इतना पैसा दे दो कि वो अकेली रहकर भी अपनी गुजर बसर कर ले। ये सुनकर मेहताजी के तो होश ही उड़ गए। अगर डिम्पल उन पर रेप का मुकदमा कर देगी तो उनकी बदनामी तो होगी, जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। डिम्पल के पास उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के सबूत भी थे। उसने दोनों के शारीरिक संबंध बनाने के कई वीडियो बना रखे थे। वे वीडियो उसने मेहताजी को भी भेजे थे। जो वीडियो वो अभी तक मौजमजे के लिए देखते थे, अब वही उनके गले की फांस बन गए थे। डिम्पल से वो शादी कर नहीं सकते थे। अगर वो उससे शादी करते तो घर वाले उन्हें घर से निकाल तो देते ही, समाज में भी उनकी काफी बदनामी होती। इसलिए उन्होंने पैसे देकर डिम्पल से छुटकारा पाने के बारे में विचार किया। भी आजाद। क्या 50 लाख? 50 लाख सुनकर मेहताजी का मुंह खुला का खुला रह गया। 35 लाख में हुआ समझौता। मेहता को हैरान परेशान देखकर नटूभाई ने कहा, 50 लाख तुम्हें ज्यादा लग रहे हैं क्या? किसी की जिंदगी का सवाल है। डिम्पल को अब इसी रकम से पूरी जिंदगी बितानी है। पति छोड़ ही चुका है। तुमसे जो रकम मिलेगी उसी से उसका खर्च चलेगा। फिर भी 50 लाख बहुत होते हैं। बताओ, इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? मेहताजी ने इतना पैसा देने में असमर्थता व्यक्त की। तब फिर तुम डिम्पल के साथ शादी कर लो या फिर जेल जाने की तैयारी कर लो, नटूभाई ने धमकी दी। आप बीच में इतना क्यों उछल रहे हैं? बात हम तीनों की है, आप बीच में कहाँ से आ गए? मेहता ने खींचकर कहा। बिना पैसा लिए उसे छोड़ेंगे नहीं और रकम भी मोटी ही लेंगे। उसने नटूभाई से कहा, आप बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। इतना पैसा मेरे पास नहीं है। ये सब तो तुम्हें किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के पहले सोचना चाहिए था। मजे लिए हैं तो उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, नटूभाई ने कहा। मेहताजी गिड़गिड़ाते रहे पर वे पैसे कम करने को तैयार नहीं थे। मेहता के बहुत रोने गिड़गिड़ाने पर उसने 15 लाख रुपए कम किए। इस तरह 35 लाख रुपए में समझौता हुआ। मेहता ने डिम्पल से छुटकारा पाने के लिए 35 लाख रुपए लाकर दिए। पैसा देकर मेहता को लगा कि अब वो डिम्पल नाम के झंझट से मुक्ति पा गए हैं। पर 10 दिन बाद ही डिम्पल का फिर फोन आ गया। यार, बहुत गड़बड़ हो गई है, मुझे गर्भ ठहर गया है, ये तुम्हारा ही बच्चा है। तुम ये कैसे कह सकती हो कि ये मेरा ही बच्चा है? तुम्हारा पति भी तो है, उसका भी तो हो सकता है, मेहता ने कहा। मेरा पति भले है पर कई महीने से उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, डिम्पल बोली। अगर ऐसी बात है तो बच्चा गिरवा दो, उसमें भी तो खर्च लगेगा। खर्च कौन देगा? डिम्पल तो नक्कर बोली। फिर आजकल गर्भपात भी कराना इतना आसान नहीं है। खर्च तो मैं दे चुका हूं,
उसी में से खर्च करो, मेहता ने कहा। वह मेरी जिंदगी बिताने का खर्च है, बच्चा गिरवाने या पालने के लिए नहीं है। बच्चा गिरवाने का खर्च तुम्हें ही देना होगा, और हाँ, सीधे सीधे दे दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर अंगुली टेढ़ी करनी पड़ी तो बुरे फंस जाओगे। डिम्पल ने धमकी दी। क्या कर लोगी तुम? मेहता ने भी सख्ती दिखाई। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उस दिन वो शाम को ऑफिस से निकले तो गेट के बाहर डिम्पल खड़ी मिल गई। उसके साथ 4 आदमी भी थे। उन सबको देखकर मेहताजी के हाथ पैर फूल गए। सभी ने मेहता को घेर लिया। डिम्पल बोली, मेहताजी पैसा दोगे या यहीं पर अभी शोर मचाऊं? मेहताजी बुरी तरह फंस गए थे। अगर शोर शराबा या किसी तरह का लड़ाई झगड़ा होता तो उनके ऑफिस के सामने उनकी पोल खुल जाती। मजबूरन पैसे देने के लिए उन्हें हामी भरनी पड़ी। इस बार भी मेहताजी को 11 लाख रुपए देने पड़े। इस बात से मेहताजी को पूरी तरह समझ में आ गया कि डिम्पल का पूरा गैंग है जो उसके माध्यम से लोगों को फांस कर रुपए ऐंठता है। सब कुछ जानकर भी वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। वह पछता भी बहुत रहे थे, पर अब पछताने से क्या हो सकता था? पुलिस से की शिकायत। इतने रुपए देने के बावजूद भी वो डर रहे थे कि फिर किसी बहाने से डिम्पल उनसे रुपए न मांग बैठे। आखिर उनका डर सच निकला। 15 दिन भी नहीं बीते थे कि मेहताजी के पास सूरत के थाना वारछा से फोन करके धमकी दी गई कि अगर उन्होंने डिम्पल को 15 लाख रुपए नहीं दिए तो उन पर डिम्पल का जबरदस्ती गर्भपात कराने का मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जाएगा। जेल जाने और बदनामी के डर से मेहताजी ने जैसे तैसे करके डिम्पल को 15 लाख रुपए फिर दिए। इसके बाद फिर उन्हें धमकाकर 50,000 रुपए ले लिए गए। इतने रुपए लेने के बाद भी मेहताजी को और रुपए देने के लिए धमकाया जाता रहा। जब मेहताजी को लगा कि डिम्पल और उसके साथी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले तो वो थाना कोतवाली ऊंझा जाकर थाना प्रभारी एसजे वाघेला से मिले। उन्हें पूरी आपबीती सुनाकर कहा, सर, किसी तरह मुझे इन लोगों के चंगुल से मुक्त कराइए। इन लोगों ने मुझे कंगाल तो कर ही दिया है, अब मेरी जान लेने पर तुले हैं। इंस्पेक्टर एसजे वाघेला ने मेहताजी से एक प्रार्थना पत्र लेकर डिम्पल पटेल और उसके साथियों मौलिक कुमार पटेल, एनसीपी नेता नटवर उर्फ नटुभाई ठाकुर, निवासी महादेव उर्फ दिनेश चौधरी, अंकित कुमार पटेल और सनी कुमार पटेल के खिलाफ सामाजिक बदनामी और झूठी शिकायत कर फंसा देने सहित सोची समझी साजिश रचकर 58.5 लाख रुपए ठगने का मुकदमा दर्ज करा दिया। सभी आरोपी ऊंझा के रहने वाले थे। मुकदमा दर्ज होते ही कोतवाली प्रभारी ने सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। कार्रवाई करते हुए उन्होंने सभी के फोन सर्विलांस पर लगवा देने के साथ अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए ऊंझा एसओजी से भी मदद मांगी। जांच के बाद पुलिस को आरोपियों के फोन नंबर मिल चुके थे जिन्हें सर्विलांस पर लगा दिया गया था। सर्विलांस के आधार पर कुछ ही घंटों में ऊंझा की एसओजी टीम ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर सभी को कोतवाली पुलिस को सौंप दिया। उनसे पूछताछ के बाद अगले दिन यानी 7 अगस्त की सुबह कोतवाली पुलिस ने उनावा के पास से डिम्पल को भी गिरफ्तार कर लिया। ठग मंडली चढ़ गई पुलिस के हत्थे। गिरफ्तार लोगों से की गई पूछताछ में पता चला कि मौलिक पटेल और महादेव चौधरी के खिलाफ इसके पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, जबकि ऊंझा के एनसीपी नेता नटवर भाई उर्फ नटुभाई ठाकुर के खिलाफ मारपीट, जुआ खेलने तथा आर्म्स एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज थे। सुजीत कुमार के खिलाफ 3 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे तो अंकित और सनी के खिलाफ मारपीट और हत्या की कोशिश के मुकदमे दर्ज थे। यही नहीं, जांच में ये भी पता चला है कि मेहताजी को हनी ट्रैप में फंसाकर 58.5 लाख रुपए ठगने वाले इस गैंग ने इसके पहले डिम्पल के साथ मिलकर जिले के ही 3 अन्य लोगों को ठगा था। इनमें 7 महीने पहले इसी तरह उनावा के रहने वाले एक मारवाड़ी को उसने प्रेमजाल में फांसकर 2 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। इसके बाद ऊंझा के ही एक बुजुर्ग की एक लड़की से बात कराकर वड़नगर के एक गेस्ट हाउस में बुलाकर उससे 3 लाख रुपए वसूले थे। इसी तरह एक युवक की एक लड़की से बात कराकर विसनगर के एक गेस्ट हाउस में बुलाकर 15 लाख रुपए वसूले थे। इसके बाद भी पुलिस को आशंका है कि इस गैंग ने और लोगों को भी ठगा है। इसीलिए पुलिस ने इस गैंग के बारे में अखबारों में छपवाकर लोगों से आग्रह किया है कि जो लोग भी इस गैंग का शिकार हुए हैं वे थाने आकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। पुलिस उनकी पहचान उजागर नहीं होने देगी। 7 अगस्त को ही गिरफ्तार सभी अभियुक्तों का कोरोना टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर सभी को अदालत में पेश किया गया, जहां से सभी को 6 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया। पुलिस रिमांड के दौरान उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जो इस गैंग द्वारा ठगे गए थे। पुलिस के लाख निवेदन पे भी लोग सामने नहीं आए। शायद बदनामी के डर से वे सामने नहीं आए। बदनामी के डर से ही तो उन लोगों ने इस गैंग को लाखों रुपए सौंप दिए थे। रिमांड के दौरान पुलिस ने इस गैंग से 15,30,000 रुपए बरामद किए थे। रिमांड खत्म होने पर पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों को दोबारा अदालत में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। मेहताजी की पहचान छिपाने के लिए नाम नहीं दिया गया है। गुजरात में मुनीम यानी अकाउंटेंट को मेहता कहते हैं।